हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे। इस वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक करेंगे, दैट इज़ लीज फाइनेंसिंग। एंड आपने हर बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ये चीज़ एनालाइज की होगी कि लीज फाइनेंसिंग से रिलेटेड 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते ही आते हैं। सो अब इसके अंदर हम बेसिक देखेंगे कि बेसिकली हमारी लीज फाइनेंसिंग होती क्या है। अगर हम सिंपल बात करें तो लीज का मतलब होता है रेंट पे एसेट को लेना। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जब भी कोई कंपनी को अपना कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कंपनी क्या डिसीजन लेती है कि उसको कौन सी मशीनरीज को परचेज करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कंपनी को मशीनरी परचेज करनी है तो उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि या तो कंपनी उस मशीनरी को परचेज कर सकती है एंड सेकंड ऑप्शन या फिर वो उसको रेंट पे ले सकती है। तो जब कंपनी रेंट पे उसको लेती है एसेट को तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ कंपनी। क्योंकि यहाँ पे देखो, हम कभी भी जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लाइक हमने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है या फिर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, यहाँ से जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, यहाँ से जो फाइनेंस इकट्ठा होता है उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। सो ये एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि ये इसको हम इसलिए लीज फाइनेंसिंग और इसको हम एक टाइप से अपना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, द फर्म डोंट नीड द ओनरशिप ऑफ द एसेट। उसको ओनरशिप नहीं चाहिए, कंपनी को ओनरशिप नहीं चाहिए, उसको कोई वहाँ पे अपने दिखाना नहीं है कि हाँ मेरे पास ये एसेट है। उसको जस्ट क्या करना है, ही कंपनी एक्वायर द यूज़ ऑफ द एसेट, नॉट द ओनरशिप ऑफ द एसेट। उसको एसेट को यूज़ करना है कि उसको जस्ट यूज़ के लिए अपनी एसेट चाहिए, ना कि ओनरशिप के लिए। सो बेसिकली लीज फाइनेंसिंग क्या है? हम रेंट पे जब हम एसेट लेते हैं इंस्टीड ऑफ परचेजिंग इट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीज फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारी 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। द फर्स्ट पार्टी इज नोन एज लेजर एंड द सेकेंड पार्टी इज नोन एज लीजी। अब लेजर कौन होता है? लेजर होता है वो पर्सन जो कि एसेट को लीज पर देता है, हु इज़ द ओनर ऑफ द एसेट, उसको हम क्या बोलते हैं? लेजर। और लीजी कौन होता है? जो एसेट को रेंट पे लेता है। अब देखो, अगर हम बेसिकली नॉर्मली भी बात करें, जब भी हम कोई भी हम घर ले रहे हैं किराए पे तो उसके अगेंस्ट हमें क्या देना होगा? हमें रेंट पे करना होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब हम एसेट को किराए पे ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या देना होता है? रेंट हमें उसके अगेंस्ट पे करना होता है। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे जो कंपनी है वो डिसीजन लेती है कि उसको एसेट को परचेज करना है या फिर उसको एसेट को लीज पे लेना है। तो वो ये डिसीजन कैसे लेगी? वो सारी कॉस्ट एंड रिटर्न्स को कैलकुलेट करके कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस की हमारी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, हमें उससे रिटर्न कितना मिल रहा है, जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आएगी वो वाला ऑप्शन क्या करती है? कंपनी चूज़ करती है। तो इसके अंदर बेसिकली वो किस किस को कंपेयर करती है? कॉस्ट ऑफ डेट्स को और कॉस्ट ऑफ लीज रेंटल्स, दोनों को वो क्या करती है? कंपेयर करती है। और उसके बाद वो क्या करते हैं? ये वाला डिसीजन लेते हैं कि उनको कैसे एसेट को एक्वायर करना है। अब यहाँ पे जो लेजर और जो लीजी है ये एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, या कॉर्पोरेशन और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनी वन ऑफ देम कैन प्ले अ रोल ऑफ अ लेजर एंड अ लीजी। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लीज। तो हमारी जो ये लीज है ये ऐसे सिंपल नहीं होती, हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, स्ट्रेट लीज एंड मॉडिफाइड लीज, सेल एंड लीज बैक एंड डायरेक्ट लीज, सिंगल इन्वेस्टर लीज एंड लिवरेज्ड लीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीज, डोमेस्टिक लीज एंड इंटरनेशनल लीज। सो हम अपने लीज को इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। मेन जो इसके अंदर आता है क्वेश्चन जो आता है वो किससे रिलेटेड आता है? अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी एनालाइज करें तो ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, सेल एंड लीज बैक, लिवरेज्ड लीज, ये जो लीज हैं इनसे ये एक इम्पॉर्टेंट है और इनसे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से आते हैं लीज के टॉपिक में से।
सो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज होती है कि जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है एज कम्पेयर टू फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज को हम साइड बाय साइड करते हैं कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस को जब हम कंपेयर करें तो टाइम पीरियड जो होता है वो ऑपरेटिंग लीज का कम होता है एज कम्पेयर टू फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज बेसिकली उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, कि एसेट की जितनी लाइफ है उतनी पूरी की पूरी लाइफ के लिए लेज़र क्या करता है, लीजी को एसेट को रेंट पे दे देता है और वो एक ही लीजी से अपनी पूरी की कॉस्ट को भी रिकवर कर लेता है और अपने रिटर्न को भी रिकवर कर लेता है। पर जो ऑपरेटिंग लीज होती है इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो यूजुअली लेस होता है, लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और यहाँ पे जो लेज़र है वो एक ही लीजी से अपना पूरी अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता, अपनी कॉस्ट को और एक्सपेक्टेड रिटर्न को वो यहाँ से रिकवर नहीं कर सकता। उसे मल्टीपल पर्सनस को या मल्टीपल कॉरपोरेशंस को, जॉइंट स्टॉक कंपनीज को और पार्टनरशिप फर्म्स को अपनी एसेट को रेंट पे देना पड़ता है। द लेजी हैज़ द ऑप्शन टू रीन्यू द लीज। इसके अंदर लीजी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो उसको रीन्यू भी कर सकता है, क्योंकि पूरी यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट को तो है नहीं। तो यहाँ पे जब भी लीज का टाइम पीरियड मान लो 2 साल के बाद ख़त्म होता है तो लेजर जो है वो लीजी को ऑप्शन देता है कि वो लीज को रीन्यू भी कर सकता है। अब देखो, आप अगर घर भी किराए पे लेते हो तो वहाँ पे हमें उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। टाइम टू टाइम 2-3 साल के बाद हमें पेंट कराना है, कोई चीज़ टूट गई है तो हमें उसको ठीक कराना है। अब ये हमारे रेंट एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका खर्चा, जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो लेज़र उठाएगा या फिर लीजी उठाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज जो भी मेंटेनेंस के खर्चे हैं, इंश्योरेंस के खर्चे हैं या कोई टैक्स में कोई डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, डिडक्शन क्लेम करनी है, ये सब बेनिफिट और जो भी कॉस्ट है वो किसको मिलते हैं, लेज़र को मिलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। बट अगर हम बात करें फाइनेंस लीज की तो टैक्सेस का जो बेनिफिट है, जो उसको डिडक्शन क्लेम करनी है या फिर जो मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं, ये सब कौन बियर करेगा, लीजी बियर करता है, क्योंकि वो फुल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के लिए एक टाइप से वो मतलब ओनर बन जाता है एसेट का, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए उसके पास बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो क्या है, एसेट जो है वो उसी के पास है। बट उसने एसेट को ओन नहीं किया, वो क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो उसकी रेंट पे कर रहा है। बट उसके अगेंस्ट जितने भी हमारे खर्चे होंगे, चाहे वो इंश्योरेंस का है, चाहे वो मेंटेनेंस का है, वो कौन बियर करेगा, सारे लेजी ही उसको बियर करेगा। इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कैंसिलेबल लीज। इट इम्प्लाइज हायर रिस्क फॉर द लेजर एंड अ हाई रेंट फॉर द लीजी। इसका जो रेंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ फाइनेंस लीज। और ये कैंसिलेबल लीज भी है, मतलब कि अगर जो लेजी है अगर वो चाहे तो वो लीज को कैंसिल भी कर सकता है। मान लो 1 साल के लिए ली उसने लीज पे, या फिर उसने 1 साल से पहले ही कैंसिल कर दिया, या फिर 1 साल के बाद भी अगर वो कैंसिल करता है तो लेजर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कोई और लीजी को ढूंढना जो उसकी एसेट को रेंट पे ले। इसलिए हम बोलते हैं जो ऑपरेटिंग लीज है वो हाई रिस्क की होती है, किनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि उसके पास एसेट है, 1 साल के बाद क्या पता उसको दूसरा कोई रेंट पे लेने वाला एसेट को नहीं मिले। जबकि अगर हम बात करें फाइनेंस लीज की तो फाइनेंस लीज के अंदर क्या होता है, उसने तो लाइफ टाइम के लिए दे दिया, तो वो रिस्की किसके लिए होता है, लेजी के लिए रिस्की होता है कि अगर आउटडेटेड हो गई मशीनरी तो वो अगर लीज को कैंसिल भी बीच में करता है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ वहाँ पर क्या होता है, फाइनेंस लीज इज रिस्की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीजी, बट ऑपरेटिंग लीज इज रिस्की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजर। इसके बाद आता है द लेजर डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स एसोसिएटेड विद द एसेट। ये हम पॉइंट बता चुके हैं, रिस्क एंड रिवार्ड्स, आउटडेटेड का, ऑब्सोलेट होने का जो रिस्क होता है वो सब कौन बियर करेगा, लेजर ही बियर करेगा इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस लीज, इसको हम सर्विस लीज भी बोलते हैं, और जो फाइनेंस लीज है हम उसको फुल पे आउट लीज बोलते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड अ मेंटेनेंस क्लोज इन एग्रीमेंट। इसके अंदर एक मेंटेनेंस क्लोज भी होता है एग्रीमेंट के अंदर, जिसके अंदर जो मतलब ये चीज़ उनकी डिसाइड की जाती है जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, वो कौन बियर करेगा। फाइनेंस लीज हम सारे पॉइंट कर चुके हैं, बस एक न्यू पॉइंट जो है, इट प्रोवाइड अ राइट और अ ऑप्शन टू अ लीजी टू परचेज द एसेट एट अ फ्यूचर डेट। इसके अंदर हम जैसे उसके अंदर था ना हम उनको रीन्यू करने का ऑप्शन देते हैं, द लेजी हैज़ द ऑप्शन टू और अ राइट टू रीन्यू द
लीज एग्रीमेंट। इसके अंदर हम उनको परचेज़ करने का राइट देते हैं कि वो किसी भी फ्यूचर डेट पे हमारी एसेट को अगर परचेज़ भी करना चाहे तो वो परचेज़ कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की लीज आती है दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीज। प्राइमरी लीज और सेकेंडरी लीज को जो हम डिवाइड करते हैं ना, वो टाइम पीरियड के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है दैट इज़ नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड, कि जिस टाइम पीरियड के अंदर आप लीज को कैंसिल नहीं कर सकते हो। मतलब इसमें क्या करता है, जो लेजर और लेजी होते हैं वो पूरे के पूरे टाइम पीरियड को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है वो नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड होता है। अगर लेजी उस टाइम पीरियड के अंदर उसको लीज को कैंसिल भी करता है तो उसको मतलब इन जो लॉस है उसको ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। तो लीज फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड इज कॉल्ड अ प्राइमरी लीज ड्यूरिंग विच द लेजर रिकवर हिज इन्वेस्टमेंट अलोंग विद सम प्रॉफिट। ये नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो लेजर है वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को भी रिकवर कर लेता है और उसके बाद कुछ प्रॉफिट को भी रिकवर कर लेता है। अब जो प्राइमरी लीज है इसके अंदर यूजुअली जो रेंट होता है वो हाई रेंट होता है, और अगर लीज को कैंसिल किया जाता है तो वो भी हाई कॉस्ट पे लीज को कैंसिल किया जाता है। द लीज आफ्टर द प्राइमरी लीज पीरियड इज कॉल्ड अ सेकेंडरी लीज। इसके बाद आता है सेल एंड लीज बैक एंड डायरेक्ट लीज। देखो डायरेक्ट लीज होती है जो नॉर्मल वाली लीज है, जिसके अंदर दो पार्टीज अवेलेबल हैं। एक पार्टी ने अपनी एसेट को ओन किया और उसने उस एसेट को क्या कर दिया, लीज पे दूसरे पर्सन को दे दिया। अब देखो सेल एंड लीज बैक, देखो नाम से क्लियर है, हमने एसेट को सेल करा। जो ओनर है एसेट का इसके अंदर वो क्या करता है, एसेट को सेल करता है। अब उसने सेल करा किसी लीजिंग कंपनी को, अब उसने बाद में क्या करा, पर उसको एसेट की ज़रूरत थी, उसके बावजूद भी उसने क्या करा, एसेट को सेल कर दिया और सेल करने के बाद दोबारा से उस एसेट को क्या करा, रेंट पे लिया। अब देखो पर्सन ये काम करेगा क्यों, ये हमने क्वेश्चन भी करा था कि अगर उसको कोई फाइनेंस की अगर उसको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या लिक्विडिटी क्राइसिस होते हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम पे वो कौन सी लीज का यूज़ कर सकता है, सेल एंड लीज बैक। कि उसके पास कोई एसेट थी, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, मेरे को लॉस हुआ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने क्या करा, अपना घर किसी पर्सन को सेल कर दिया, घर को सेल करा, मेरे पास पैसे आ गए, मेरी लिक्विडिटी क्राइसिस जो थे मेरे वो सॉल्व हो गए, बट मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो मैंने उस पर्सन को क्या करा, मुझे आप मेरा ही घर क्या करो, रेंट पे दे दो, मैं आपको मंथली रेंट पे करता रहूँगा। सेम इन द केस ऑफ दिस, कि इसके अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी को लिक्विडिटी क्राइसिस है, उसने अपनी एसेट को सेल करा, बट उसको एसेट की रिक्वायरमेंट भी है, तो उसने क्या करा, वापस से उसी कंपनी से क्या करा, एसेट को वापस से अपना लीज पर ले लिया और वो फिर अपना काम करना उसने शुरू कर दिया। इससे उसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और उसकी एसेट भी, उसका यूज़ भी वो कंटिन्यू कर सकती है। इसके अंदर एक आता है हमारा अपग्रेड लीज। अपग्रेड लीज के अंदर क्या होता है कि जो लेजर है वो ऑप्शन देता है लीजी को कि अगर वो चाहे तो उसके इक्विपमेंट्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं। और एक आती है इसके अंदर हमारी स्वैप लीज। स्वैप लीज के अंदर क्या होता है, वो उसकी मतलब अपग्रेड भी कर सकते हैं और साथ में वो उसके किसी इक्विपमेंट को सिमिलर इक्विपमेंट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंगल इन्वेस्टर लीज एंड लिवरेज्ड लीज। सिंगल इन्वेस्टर लीज वो लीज होती है जिसके अंदर ओनली 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जबकि जो हमारी लिवरेज्ड लीज होती है इसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एंड द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड फाइनेंसर। अब फाइनेंसर या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी लेंडर हम बोल सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ओनर ऑफ द एसेट है दैट इज लेजर, वो क्या करता है, वो एसेट को लोन पे ही एक्वायर करता है, वही परचेज द एसेट विद द बोरोड फंड्स। तो इसके अंदर हमारी 3 पार्टीज आ जाती हैं, द लेजर, द लेसी एंड द लेंडर। इसके बाद नेक्स्ट आती है डोमेस्टिक लीज एंड इंटरनेशनल लीज। डोमेस्टिक लीज जिसमें दोनों पार्टी लेजर एंड लेसी जो हैं वो विद इन अ कंट्री हैं, वो हमारी ही कंट्री के डोमिसाइल्ड हैं, उसको हम डोमेस्टिक लीज बोलेंगे। एंड द इंटरनेशनल लीज जहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी कंपनी कोई भी एक पार्टी अगर इंटरनेशनल है, कंट्री के आउटसाइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लीज। इसके बाद आती है स्ट्रेट लीज एंड मॉडिफाइड लीज। स्ट्रेट लीज क्या होती है कि जिसके अंदर बेसिक लीज एग्रीमेंट के अंदर कोई भी टर्म्स, किसी भी टर्म एंड कंडीशन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड ना हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लीज। एंड द मॉडिफाइड लीज विच प्रोवाइड अ सेवरल ऑप्शन टू द लेजी ड्यूरिंग द लीज पीरियड टू मॉडिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लीज। तो ये था हमारा टॉपिक लीज का।
इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इसके अंदर अवेलेबल है प्रेजेंट स्लाइड्स के अंदर उतना आपके लिए इनफ है। और इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म हर साल आता ही आता है और कई बार 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। So please like and subscribe my channel. For any query and PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also follow me at crackyournet on Instagram, and you can also post your queries on a chat box. Thank you everyone.